के क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। ये दूसरा क्लास है इस एक्सरसाइज का, और इस एक्सरसाइज के दूसरे क्लास में हम लोग देखेंगे जहां से कंप्लीट किए थे पिछले क्लास में। और पिछले क्लास में हमने देखा था लॉर्ड महावीरा इज सेड टू हैव लिव्ड हियर फॉर 14 ईयर्स। लॉर्ड महावीरा अर्थात भगवान महावीर इज सेड टू हैव लिव्ड, कहा गया उन्हें रहने के लिए, हियर यहाँ मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में, फॉर 14 ईयर्स 14 वर्षों के लिए। अकॉर्डिंग टू द सूत्राकृतंगा के अनुसार लीपा अ रिच सिटीजन ऑफ नालंदा, लीपा जो था वह नालंदा का सबसे धनी सबसे धनाढ्य नागरिक था। वेलकम लॉर्ड बुद्धा, जिसने भगवान बुद्ध का स्वागत किया, विथ हिज इंटायर वेल्थ, अपने पूरे धन के साथ, एंड पोजीशंस, और समर्पण के साथ। खूब धनाढ्य व्यक्ति था लीपा, कहाँ का? नालंदा शहर का। और नालंदा शहर का सबसे धनाढ्य व्यक्ति जो लीपा था वह भगवान बुद्ध का स्वागत किया, विथ हिज इंटायर वेल्थ, अपने पूरे धन के साथ, एंड पोजेशंस, और समर्पण के साथ, एंड बिकम हिज डिसिपल, और उनका शिष्य बन गया। किसका? भगवान बुद्ध का। अकॉर्डिंग टू लामा तारानाथ के अनुसार, द लर्न्ड हिस्टोरियन ऑफ तिब्बत, जो तिब्बत के इतिहासकार सीख रहे थे, नालंदा वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ सारिपुत्रा, वो बताते हैं कि नालंदा जो था वो बर्थ प्लेस था। बर्थ प्लेस का मतलब जन्म स्थली था, ऑफ सारिपुत्रा का। हुज समाधि सर्वाइव्ड टिल द रीजन ऑफ एम्परर, हुज समाधि सर्वाइव्ड, जिसका समाधि था अस्तित्व में, टिल द रीजन ऑफ एम्परर अशोका, अशोक महान सम्राट के समय तक। महान अशोक सम्राट के शासन काल तक सारिपुत्रा का जो है वह समाधि वहां पर था। हु इनलार्ज्ड इट, जिसे बढ़ाया गया, बाय इंस्टॉलिंग अ टेम्पल अराउंड इट, उसके चारों ओर मंदिर बना करके। यानी सारिपुत्रा के समाधि के बारे में कहा जाता है कि जिसका समाधि जो है सारिपुत्रा का महान अशोक सम्राट के समय तक था, और उसके समाधि को थोड़ा संरक्षण दिया गया। तो कैसे दिया गया? तो इनलार्ज करके, बढ़ा करके, इट बाय इंस्टॉलिंग अ टेम्पल अराउंड इट, उसके चारों ओर मंदिर बना करके। द ट्रेडिशन एसोसिएट नालंदा विथ लॉर्ड बुद्धा एंड एम्परर अशोका। यद्यपि ट्रेडिशन एसोसिएट्स, जो व्यापार संघ था नालंदा का, विथ लॉर्ड बुद्धा एंड एम्परर अशोका, वह भगवान बुद्ध और अशोक सम्राट के साथ था। येट इट इमर्ज्ड एज अ फ्लरिंग यूनिवर्सिटी, और इस तरह से जो नालंदा था वो एक फ्लरिंग यूनिवर्सिटी भी बना, अर्थात एक उभरता हुआ विश्वविद्यालय भी बना। सम टाइम इन द गुप्त एज, गुप्त काल में जाकर के, गुप्त काल में जाकर के, और तब जाकर के गुप्त काल में जब नालंदा के व्यापार संघ के, यानी जो ट्रेडिशन एसोसिएट्स थे उनकी मदद से, और जो अशोक सम्राट थे उनकी मदद से, गुप्त काल में जाकर के जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो एक फ्लरिंग यूनिवर्सिटी बना। अर्थात धीरे धीरे अब यह नाम दूर दूर तक जाने लगा, दूर दूर तक लोग जो है वह समझने लगे, नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में जानने लगे। तारानाथ मेंटेन्स दैट, तारानाथ ने व्यवस्थित किया, बौद्ध भिक्षु नागार्जुना एंड आर्या देवा, किसको किसको व्यवस्थित किया? तो बौद्ध भिक्षु नागार्जुन को और आर्या देवा को, वर एसोसिएट विथ नालंदा यूनिवर्सिटी, और ये दोनों भी नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़ गए। एंड सेज फर्दर, और बाद में कहते हैं दैट की आचार्य दिंगैंग विजिटेड नालंदा, जो आचार्य दिंगैंग है उन्होंने भी नालंदा में विजिट किया है, एंड हैड अ साइकोलॉजी एंड हैज अ स्कॉलरली डिस्कशन, और उन्होंने यहाँ
काफी बुद्धिजीविता से भरा जो है वह डिस्कशन किया था, स्कॉलरली जो है वह डिस्कशन किया था, बुद्धिजीवी जो है वह निर्णायक बुद्धिजीवी डिस्कशन किया था, वार्तालाप किया था। यानी यहां पर अब जो नालंदा विश्वविद्यालय है, उस नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने महान महान विद्यार्थी हुए उनके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई तो तुरंत ही जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में नहीं आ गया। हम ही लोगों का अपना संस्थान है और हम लोग पढ़ा रहे हैं, लगभग 9 साल हो गया, 9 साल 10 साल होने वाला है जुलाई में, अगले ही माह में। तो जब 10 साल हो गया तो 10 साल में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी नहीं जानते हैं, या जो जानते हैं उनके लिए कह सकते हैं कि अभी भी मार्ग बंदे है। मार्ग बंद इसलिए है क्योंकि उनके दिमाग में गलत चीजें डाली जाती हैं संस्थान के विषय में, तो वो कभी संस्थान का चयन ही नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो एक फ्लसरिंग यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, एक जाना माना प्रसिद्ध संस्थान बनाने के लिए कुछ लोगों की सहायता की जरूरत होती है, और वो सहायता विद्यार्थी करते हैं, वो सहायता गांव के स्वजन लोग करते हैं। पर आज हम लोग जहां रहते हैं वहां ऐसी कोई व्यवस्था विकसित ही नहीं है। यहां पर सभी टांग खींचने वाले हैं, हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने वाले थोड़े हैं। तो जब कभी भी अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात होती है तो ये अस्तित्व में कैसे आया? दाउट ट्रेडिशन एसोसिएट, यद्यपि जो व्यापार संघ था नालंदा का विथ लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के साथ था, एंड इंपरर अशोका और सम्राट अशोक के साथ था, येट इट इमर्ज्ड एज अ फ्लसरिंग यूनिवर्सिटी। तब जाकर के इमर्ज्ड हो गया, तब जाकर के एकदम पूर्णतः स्थापित हो गया एज अ फ्लसरिंग यूनिवर्सिटी, एक फ्लसरिंग यूनिवर्सिटी के रूप में, एक उभरते हुए विश्वविद्यालय के रूप में, सम टाइम इन द गुप्ता एज, यानी तब जाकर के गुप्त काल में एक फ्लसरिंग यूनिवर्सिटी के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुआ। तारानाथ मेंटेन्स दैट both भिक्षु नागार्जुना एंड आर्यादेवा वर एसोसिएट विथ नालंदा यूनिवर्सिटी। तारानाथ ने मेंटेन किया, व्यवस्थित किया, दैट both दोनों लोगों को, तो कौन थे दोनों लोग? तो भिक्षु नागार्जुना एंड आर्यादेवा, आर्यादेवा और भिक्षु नागार्जुना को व्यवस्थित किया, वर एसोसिएट विथ नालंदा यूनिवर्सिटी, और वह जुड़ गए कहां से? नालंदा यूनिवर्सिटी से। एंड सेज फर्दर, और बाद में कहते हैं दैट की आचार्य डिंग डैंग विजिटेड नालंदा, जो आचार्य डिंग डैंग थे वह नालंदा से जुड़ गए, एंड हैड अ स्कॉलरली डिस्कशन, और बाद में जाकर के उन्होंने काफी स्कॉलरली जो है वह डिस्कशन किया, अर्थात बुद्धिजीविता से परिपूर्ण जो है वह वार्तालाप किया, अर्थात विद्यार्थियों को ढेर सारा ज्ञान दिया। इन द 4th सेंचुरी, 4वीं शताब्दी में, फाहियान अ चाइनीज पिलग्रिम, फाहियान एक चाइनीज जो है वह यात्री है, विजिटेड नालंदा, नालंदा में यात्रा किया, एंड सा द स्तूपा, और उसने स्तूप को देखा। किसने? फाहियान ने, जो कहां से आया था? जो चाइना से आया था, चाइनीज से नहीं आया था। चाइनीज जो है कौन है? तो जो चाइनीज है वो है वहां के निवासी, जो चाइना के निवासी हैं उन्हें क्या कहेंगे? चाइनीज कहेंगे, ठीक है ना? आज जो वहां से आए थे उन्हें पिलग्रिम कहेंगे, यानी उन्हें यात्री कहेंगे। क्या कहेंगे? यात्री कहेंगे। तो हम देखते हैं तो पता चलता है यहाँ कि बताया गया है कि फर्दर दैट आचार्य डिंग डैंग विजिटेड नालंदा, इसके बाद आचार्य डिंग डैंग नालंदा में विजिट किए, यात्रा किए, एंड हैड अ स्कॉलरी डिस्कशन, और काफी ज्यादा स्कॉलरी डिस्कशन हुआ, बुद्धिजीविता का आदान प्रदान हुआ। कैसे हम लोग अभी बुद्धिजीविता का आदान प्रदान कर रहे हैं, जो भी ज्ञान है उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही आचार्य डिंग डैंग भी जब आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में तो उन्होंने स्कॉलरी डिस्कशन किया था। इन द 4th सेंचुरी, 4वीं शताब्दी में, फाहियान और चाइनीज पिलग्रिम, फाहियान जो कि चाइना का एक यात्री था,
विजिटेड नालंदा, नालंदा में यात्रा किया, एंड saw the स्तूपा, और उसने स्तूप को देखा, कंस्ट्रक्टेड एट द स्पॉट, एक जगह पर बना हुआ, वेयर सारिपुत्रा टुक बर्थ, जहां पर सारिपुत्रा ने जन्म लिया था, जहां पर सारिपुत्रा ने जन्म लिया था, एंड डाइड, और जहां पर सारिपुत्रा की मृत्यु हुई थी, वहां पर एक स्तूप देखा था बना हुआ। किसने? तो चाइनीज पिलग्रिम्स फाहियान ने, जब वह नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा में उसने यात्रा किया था। इन द 4th सेंचुरी, यानी 4वीं शताब्दी में, फाहियान और चाइनीज पिलग्रिम, फाहियान जो चाइना का एक यात्री था, विजिटेड नालंदा, नालंदा में यात्रा किया, एंड saw the स्तूपा कंस्ट्रक्टेड, और उसने बना हुआ स्तूप देखा, एट द स्पॉट, उस स्थान पर, वेयर सारिपुत्रा टुक बर्थ एंड डाइड, जहां पर सारिपुत्रा का जन्म हुआ था और सारिपुत्रा की मृत्यु हुई थी। बट इट वॉज नॉट अंटिल मच लेटर दैट, लेकिन यह ज्यादा देर तक न रहा, दैट नालंदा एक्वायर्ड इट आउटस्टैंडिंग पोजीशन, क्योंकि नालंदा अपने आउटस्टैंडिंग पोजीशन में आ चुका था। नालंदा का अब क्षेत्र जो है, विश्वविद्यालय का जो परिधि है, वह बढ़ता चला जा रहा था। इन द 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी में, व्हेन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्परर हर्षवर्धन, जब काल चल रहा था, किसका? तो हर्षवर्धन के शासन काल के बारे में बात की जा रही है, कि जब हर्षवर्धन सम्राट का शासन काल चल रहा था 7th सेंचुरी में, व्हेन त्सोंग केम टू इंडिया, उस समय व्हेन त्सोंग जो है वह भारत आया था। नालंदा वॉज एट द हाईएस्ट ऑफ इट्स ग्लोरी, और नालंदा अपने गौरव के सबसे उच्चतम स्थान पर था, अर्थात नालंदा एकदम उच्चतम स्थान पर था। नालंदा अपने एकदम गौरवमयी ऊंचाइयों को छू रहा था। रेफरिंग टू अ जातका स्टोरी, एक जातक कथा के अनुसार, जातक कथा मतलब जो मुंह से कही गई कथा होती है, उसको जातक कथा कहते हैं। अब वह जातक कथा किसी कहानी के विषय में कह लीजिए, किसी व्यक्ति विशेष के विषय में कह लीजिए, या वर्तमान परिवेश में किसी व्यक्ति को क्लियरिफाई कर दीजिए, तो भी वो जातक कथा कहलाता है। समझ में रहा ना? तो जातक कथा के अनुसार व्हेन त्सोंग राइट दैट, व्हेन त्सोंग लिखते हैं कि इट डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम नालंदा, नालंदा का जो नाम है उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है। किसने? व्हेन त्सोंग ने, और बताया है कि इट डिराइव्स इट नेम्स, यह अपना नाम प्राप्त करता है फ्रॉम नालंदा, नालंदा से, द पीस ऑफ माइंड, जिसका मतलब होता है मन की शांति। मन की शांति जरूरी है, द पीस ऑफ माइंड जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? पीस ऑफ माइंड क्यों जरूरी है? अभी हमने देखा लीपा इज द रिचेस्ट सिटीजन ऑफ नालंदा। रीचा जो है वह क्या है? सॉरी, लीपा जो है वो क्या है? सबसे रिचेस्ट सिटीजन है नालंदा का, लेकिन उसके जीवन में कोई शांति नहीं है। तो जब उसके जीवन में कोई शांति नहीं है, तो उसने अपना सारा धन समर्पित कर दिया। किसको? लॉर्ड बुद्धा को, और संपूर्ण समर्पण के साथ उनका शिष्य बन गया। किस लिए? ताकि उसको मन की और हृदय की शांति प्राप्त हो सके। मन और हृदय दोनों को शांत रखना जरूरी है, और जीवन में जितना भी भाग दौड़ है वह केवल मन और हृदय की अशांति के कारण ही है। समझ में आ रहा है ना? पुरुष हो तब और स्त्री हो तब, कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। मन की शांति जरूरी है। हम प्रायः यह देखते हैं कि जो ज्यादा मन अशांत रखते हैं वो दुखी होते हैं। जैसे अगर किसी के पास साइकिल है और वो सोच रहा है कि उसके पास मोटरसाइकिल रहे, तो काफी अशांत रहता है। अशांत रहता भी है, चलो मोटरसाइकिल आ भी गया, तो फिर वह इस प्रयास में रहता है कि अब क्या मिल जाए, 4 व्हीलर मिल जाए, 4 चक्का गाड़ी मिल जाए। उसके लिए वह जीवन में प्रयास करता है, लक्ष्य निर्धारित करके कि हमको 4 साल में 5 साल में एक 4 व्हीलर खरीद लेना है। जीवन भर धन के पीछे भागा हुआ व्यक्ति अंत में दोनों हाथ खुला छोड़ करके और इस जग से विदा ले लेता है। पर वह जीवन भर अशांत रहा या नहीं रहा? जीवन भर
अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए बेचैन रहा या नहीं रहा, तो जीवन में खुशियां कैसे आ सकती हैं? जीवन में खुशियां तभी आ सकती हैं जब मन को क्या मिले? शांति मिले। हृदय को क्या मिले? शांति मिले। तो अभी हम देखेंगे, तो यहाँ पर वेन टीसैंग बताते हैं नालंदा के विषय में कि वेन टीसैंग राइट दैट, वेन टीसैंग लिखते हैं कि इट डिराइव्स इट नेम, नालंदा अपना नाम प्राप्त करता है फ्रॉम ना आलमदा वर्ड से, द पीस ऑफ माइंड, जिसका मतलब होता है मन की शांति, विच लॉर्ड बुद्धा फेल्ड टू अचीव, जिसे भगवान बुद्ध पाने में असफल रहे इन हिज प्रीवियस बर्थ, अपने पिछले जन्मों में। अपने पिछले जन्मों में, प्रीवियस बर्थ में लॉर्ड बुद्धा को जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, पीस ऑफ माइंड जो है वह नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वह नालंदा में आए तो उनको मन की शांति की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पर वही बताया गया है एक जातक स्टोरी के अकॉर्डिंग कि वेन टीसैंग राइट्स दैट, वेन टीसैंग लिखते हैं कि इट डिराइव्ड इट नेम, कि यह अपना नाम प्राप्त करता है फ्रॉम ना आलंदा, ना आलंदा शब्द से, द पीस ऑफ माइंड, जिसका मतलब होता है मन की शांति, विच लॉर्ड बुद्धा फेल्ड टू अचीव इन हिज प्रीवियस बर्थ, जिसे भगवान बुद्ध पाने में विफल हो गए थे अपने पिछले जन्मों में। कोई दिक्कत? इसके आगे देखते हैं। पैराग्राफ 4 है, थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, हंसिए नहीं। आपके हंसने से कुछ हो नहीं रहा है, केवल थोड़ा सा मेरा ध्यान भटक जा रहा है। तो अगर बोर्ड पर ध्यान रहेगा तो बढ़िया रहेगा, समझने का कोशिश कीजिए। Nalanda University was born with the help of liberal public charity. Nalanda University was born, नालंदा यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ था with the help of liberal public charity, लोगों के इच्छानुकूल दान की राशि से, एंड डोनेशंस, यानी जो चैरिटी में जो मिलने वाला डोनेशन था उससे जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म हुआ। इट इज डिलीवर्ड टू हैव बीन फाउंडेड ओरिजिनली विथ एन एंडाउमेंट क्रिएटेड बाय 500 traders who purchased land with their money and offered it to Lord Buddha as a gift. नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बॉर्न, नालंदा यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ विथ द हेल्प ऑफ, मदद से, लिबरल पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशन, लोगों के चैरिटी और डोनेशन से, लोगों के दान और सहयोग से किसका जन्म हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म हुआ। इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन फाउंडेड ओरिजिनली, इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, टू हैव बीन फाउंडेड ओरिजिनली, कि इसे पाया गया वास्तविक स्वरूप में, विथ एन एंडोमेंट क्रिएटेड बाय 500 ट्रेडर्स, 500 व्यापारियों के दान से, हु परचेज लैंड, जिन्होंने जमीन खरीदा, विथ दियर मनी, अपने पैसों से, एंड ऑफर्ड इट, और उसे उपहार स्वरूप दिया, टू लॉर्ड बुद्धा एज अ गिफ्ट, भगवान बुद्ध को उपहार स्वरूप में। लगभग 500 व्यापारियों के समूह ने अपना समर्पण दिखाया और अपने पैसे से जमीन खरीदा, और जमीन खरीद करके उस जमीन को किसको दे दिया? भगवान बुद्ध को दे दिया। क्या करने के लिए? नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए। और जो लिबरल ग्रुप था लोगों का, लिबरल ग्रुप मतलब जो बुद्धिजीवी लोग थे समाज में, उन्होंने समर्पण दिखाया और दान पुण्य जो है वह किया, तब जाकर के नालंदा यूनिवर्सिटी बना। ऐसे ही हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जिसमें पढ़ना हर बच्चे की चाह होती है, इसी संस्थान की एक बच्ची है जिसका नाम है अदिति राय। अभी वह BHU में है, सोनता की बच्ची है, और BHU से जो है वो कॉमर्स की तैयारी कर रही है। 10th क्लास में उसको हम पढ़ाए हैं, CBSE बोर्ड की बच्ची है, और वहां से वो जो है क्या कर रही है? तो BCom कर रही है, कॉमर्स की पढ़ाई कर रही है। अब सोचिए, BHU पढ़ना सपना होता है। अब जब विचार कीजिएगा तो पता चलेगा कि यहां से पढ़ के बच्चा BHU में गया है।
यहां से पढ़ करके बच्ची दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, यहां से पढ़ करके जो बच्ची है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में खुशबू कुमारी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वह प्राची जायसवाल है, यही अखौरीपुर गोला की बच्ची है। 10th में इन बच्चियों को पढ़ाए हैं। और भी बच्चियां हैं और भी लड़के हैं, एक है भोला राम और वो जो है पटना यूनिवर्सिटी में है। सोचिए वो बच्चा कर रहा था बीएससी, अब बीएससी के बाद उसका जो ध्यान है वह किधर चला गया, तो संगीत में। तो अब वह संगीत का भी अभ्यास करता है। कैसे आप लोगों को कहते हैं संगीत का अभ्यास करने के लिए? तो आप लोग हिंदी साहित्य जब पढ़ाते हैं तो पदों को हम गा देते हैं तो खूब अच्छा लगता है सुनने में, आप प्रयास ही नहीं करते हैं। जबकि विद्यार्थी का लक्षण क्या है? सीखने का, प्रयास करने का। करना चाहिए कि कुछ अलग से गुण आ जाए। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो पता चलता है कि जो वास्तव में संस्थान स्थापित होता है वह लोगों के चैरिटी और डोनेशन से ही होता है। यानी लोगों के चैरिटी और डोनेशन से जो संस्थान चलता है उस संस्थान पर कभी भी बाधा नहीं आती है और वह एक फ्लरिशिंग ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन के रूप में सामने आता है। जैसे हम लोगों का ये संस्थान जो है, इस संस्थान के विषय में कई बार बताए हैं कि हम लोगों का ये जो संस्थान है, हम जब स्टार्ट किए थे पढ़ाना तो मेरे पास केवल और केवल अपने द्वारा खरीदा गया एक 25 रुपए का मार्कर था। जो व्हाइट बोर्ड था वो व्हाइट बोर्ड भी किसी दूसरे ने ऑफर किया था। वो व्हाइट बोर्ड अभी भी है जो ऑफिस में लगा हुआ है, देखिएगा तो डैमेज है, टूटा हुआ है, पर दीवार पर लगा हुआ है। वही मेरा पहला बोर्ड है। मेरे पास केवल और केवल क्या था? एक 25 रुपए का मार्कर। धीरे धीरे जब संस्थान आगे बढ़ा तो संस्थान के ओपनिंग में टूटी फूटी बेंचों को लेकर के और संस्थान की शुरुआत की गई। और वह बेंच देने वाला भी एक स्कूल मैनेजमेंट था जिसने बेंच दिया था कि आप पढ़ाइए। अब विचार करके देखो कि उस समय में और आज में कितना परिवर्तन है या नहीं है? तो वे लोग जिन्होंने मदद किया, और मेरे पास ओनली 25 रुपीज का मार्कर था, तो पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में अंतर है या नहीं है? तो जो सामाजिक बुद्धिजीवी लोग होते हैं वह विचार करते हैं कि वास्तव में समाज में ऐसा कौन सा चेहरा है जो मदद करने पर समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सकता है। और आज उस उत्थान के मार्ग में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाधाएं आती हैं, कहां आप आगे बढ़िएगा तो बाधा नहीं आएगी, लेकिन मजा तब आता है जब आप अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहिएगा। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही नालंदा विश्वविद्यालय का भी जो है वह स्थापना हुआ था कब? तो लिबरल पब्लिक चैरिटी और डोनेशन से। और ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन फाउंडेड ओरिजिनली विथ एन endowment created by 500 traders who purchased land with their money and offered it to Lord Buddha as a gift. ऐसा माना जाता है कि एक व्यापारियों का संघ था, 500 व्यापारियों का संघ, जो वास्तव में समर्पण दिखाया और जमीन खरीदा और जमीन खरीद करके अपने पैसे से उसे ऑफर किया, उसे उपहार स्वरूप दिया भगवान बुद्ध को। By the time of Wen Tizang visited, और उसी समय वेन टीसैन जो चाइना का सहयात्री था, जो चाइना का पिलग्रिम था, जो चीन से आया हुआ था यहाँ पर यात्रा करते हुए, उसी समय व्यापारियों ने यह कार्य किया था। नालंदा had become a full-fledged university and had at that time 6 large viharas। और उस समय जब वेन टीसैंग यहाँ यात्रा किया था तो नालंदा एक फुल इमर्स्ड यूनिवर्सिटी बन चुका था, एक बहुत बड़ा जो है वह विशाल विश्वविद्यालय बन चुका था। और उस समय 6 बड़े विहार जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय में थे। द 8th century इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोवर्मन कंटेन्स, 8वीं शताब्दी में यशोवर्मन के समय जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, जो लिपि लिखा गया है, उससे पता चलता है अ टेलिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ नालंदा, जिसमें नालंदा के बारे में बताया गया है। द हाई स्पायर्स ऑफ विहाराज इन औरो, गगन चुंबी, आकाश को चुंबने वाले हाई स्पायरीज
ऊंचे ऊंचे विहाराज जो है वह एक पंक्ति में बने हुए हैं। सीम्ड टू बी स्काई हाई, प्रतीत होता है कि वह आसमान से भी ऊंचे हैं। एंड अराउंड देम वर टैंक ऑफ क्लियर वाटर, और उन विहाराज के अगल बगल में जो तालाब है वह पानी से भरे हुए हैं। इन विच फ्लोटेड रेड एंड येलो लोटस, और उस पानी में, साफ पानी में पीले रंग के और लाल रंग के कमल के फूल खिले हुए हैं। इंटरप्रेस्ड बाय द कूल शेड ऑफ द मैंगो ग्रुप्स, और वह तालाब इंटरसेप्ट है, ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? तो ठंडी छांव से ढका हुआ है, कूल शेड से ढका हुआ है। ऑफ द मैंगो ग्रुप्स, आम की टहनियों की पत्तियों से। आगे देखते हैं, यानी यहां पर अभी हम देखें कि यशोवर्मन का भी जो शासनकाल है, उस यशोवर्मन के शासनकाल में भी पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह काफी ज्यादा विकसित हो चुका है। बड़े बड़े गगनचुंबी जो विहाराज हैं, वो विहाराज भी जो है एक पंक्ति में लगे हुए हैं, और उसके अगल बगल जो है क्या है, तो पानी का जो है वह सरोवर बना हुआ है, तालाब बना हुआ है, जिसमें लाल और पीले रंग के कमल के फूल खिले हुए हैं। और वो जो तालाब है आम की पत्तियों से क्या है, ढका हुआ है, अर्थात आम की टहनियों से जो पत्तियां हैं उससे वह तालाब ढका हुआ है। आगे देखेंगे, द आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर ऑफ द हाई वॉल, द आर्किटेक्चर जो बनावट है, एंड द स्कल्पचर ऑफ द हॉल्स, और जो हॉल की बनावट है, कंटेनिंग रिच ऑर्नामेंटेशन, बड़ा ही समृद्ध, ध्यान आकर्षित करती है। एंड ब्यूटीफुल आइडल्स, और वह जो हॉल बना हुआ है उसमें खूब सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई हैं। फील्ड वन विथ वंडर, आज सभी उस हॉल को आश्चर्य से भर दे रही है। कैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ अब मूर्तियां नहीं है, क्या है, फोटो है। वैसे ही वहां पर मूर्तियां लगी हुई थी जो सबको क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। although यद्यपि there are many संग्राम्स इन इंडिया, यद्यपि भारत में बहुत सारे संग्राम हुए, बट द वन एट नालंदा इज अनइक्वल्ड, लेकिन नालंदा के बराबर कोई नहीं हो सकता है। अर्थात नालंदा में जितनी समृद्धता थी उसके इक्वल, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता है।